पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 11 दिन भी जारी रहा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्थित सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले 11 दिनों से 24 घंटे दिन रात डटी हुई है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। आपको बता दें, इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और इसी के साथ सभी की निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली किसानों पर बातचीत पर टिकी है। किसानों और सरकार के बीच 9 दिसंबर को वार्ता होनी है। अब इसी को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। आंदोलन को तेज करना, हमारा आंदोलन ऐसे आ जाती है बात, आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है। लगातार हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। वो लगातार इसके लिए संजीदगी से कम नहीं ले रही और हमारा दबाव इसीलिए बढ़ाना पड़ रहा है। और अब सरकार थोड़ा सोचने पर मजबूर हुई है और इसको तेज करने की लोड़ है। इस आंदोलन को हम लगातार कर रहे हैं और इस मंच से मैं सभी देशवासियों को ये निवेदन करूंगा, नौजवानों को, किसानों को, दुकानदारों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आओ 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। जो किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़ ने कहा कि यह सिर्फ आंदोलन पंजाब या फिर हरियाणा का न होकर पूरे देश का हो चुका है। मंत्री तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता ने कहा कि 8 दिसंबर को सुबह से शाम तक बंद रहेगा और चक्का जाम 3 बजे तक होगा। एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ता खुला रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में ग्राउंड पर 7 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि किसानों में मंथन यही हुआ कि हम अपनी मांग से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के मन की बात हम सुन रहे थे, अब मोदी हमारे मन की बातें सुने। यानी क्या करना है, जो करना है गवर्नमेंट करे, लेकिन ये किसानों के मन की जो बात है, इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं। किसानों की मन की बात सुने, नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है। इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है और कैसे मजबूत करना है और कैसे इसको बढ़ाना है। ये सिर्फ देशव्यापी नहीं, संसार व्यापी संघर्ष बन जाए, क्योंकि ये संघर्ष सभी लोगों का है। इन्होंने ट्रिपल मर्डर किया है, आम लोगों का जनतक वंड प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया है, सेंटर स्टेट रिलेशन का गला कूटा है। एग्रेरियन सेक्टर के साथ जो खेत मजदूर है, किसान है, या और लोग जो जुड़े हैं, सबको इन्होंने अनएम्प्लॉयड करने का प्लान किया है। विश्व व्यापार संस्था WTO के इशारे पर हुआ है। कारपोरेट किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक किसानों के विरोध के कारण चिल्ला बॉर्डर यातायात के लिए बंद है, तो वहीं NH-24 पर भी दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर बंद है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए इस नेशनल हाईवे पर गाजीपुर बॉर्डर खुला हुआ है। मतलब दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए बॉर्डर बंद है। उधर गुरदासपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद और अभिनेता सनी देओल ने देश दुनिया से अपील की है कि किसानों और उनकी सरकार के बीच कोई ना आए। ये उनका आपसी मामला है, दोनों पक्ष बातचीत से इसका हल निकालेंगे। सांसद सनी देओल ने ट्विटर और फेसबुक पर डाली पोस्ट में लिखा है कि मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वह मामले में अड़चन डाल रहे हैं। ऐसे लोग किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, इसमें उनका खुद का स्वार्थ भी हो सकता है। सनी देओल ने कहा है कि वह अपनी पार्टी और किसानों के साथ हैं और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के भले के बारे में ही सोचा है। उन्हें यकीन है कि सरकार किसानों से बातचीत कर सही नतीजे पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि देश और विदेश में बसे पंजाबी इन दिनों किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
एक तरफ जहां पंजाब के हजारों किसान कड़कड़ाती ठंड में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं खुद को किसान का मसीहा साबित करने में जुटे शिरोमणि अकाली दल नए राजनीतिक विसात बिछाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल एनडीए से बाहर होने के बाद अब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से दो हाथ करने के लिए अपने प्लान को बदलापुर पर काम कर रहा है और 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक बीजेपी और एनडीए के हम कदम चलने वाला अकाली दल अब भगवा पार्टी को सबक सिखाना चाहता है और इसके लिए अब पार्टी के नेता एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अकाली दल के नेताओं का मानना है कि केंद्र में एक सशक्त विपक्ष की कमी है, इसलिए बीजेपी की सरकार मनमर्जी से फैसले कर रही है। अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा का कहना है कि मनमाने फैसले का विरोध करने के लिए विपक्ष की मजबूती जरूरी है, इसलिए अकाली दल अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के खिलाफ एक राष्ट्रीय मोर्चा खड़े करने की तैयारी में है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨਾਲ, ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਲਟਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ देश में जारी किसान आंदोलन को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है और एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से इस प्रदर्शन का विरोध या फिर समर्थन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। किसानों के मुद्दे पर कंगना रनौत संग जमकर बहस कर चुके दलजीत दोसांझ अभी भी लगातार ट्विटर पर किसानों के हक की आवाज़ उठाने का उनका सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि दलजीत ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा है जो इस आंदोलन में भी धर्म का एंगल निकाल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर साफ कहा है कि किसान आंदोलन का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदर्शन को हिंदू सिख की लड़ाई बता रहे हैं। बात किसानों की हो रही है, धर्म की बात है ही नहीं। धर्म कभी भी लड़ाई की बात नहीं करता है। किसान आंदोलन रविवार को लगातार 11वें दिन भी जारी है। सरकार से विफल वार्ता और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में किसान दिल्ली एनसीआर की सीमा पर डटे हुए हैं। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है और इसी बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस ने इस बंद को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। हम अपनी पार्टी कार्यालय पर ही प्रदर्शन करेंगे। ये किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की तरफ से बढ़ाया गया मजबूत कदम होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है। विशेष तौर पे राहुल गांधी जी ने, वो जब यूपीए के वक्त भी किसानों के हित की बात वो बड़ी बुलंद आवाज़ में करते थे। तो ट्रैक्टर रैलीज हों, हस्ताक्षर अभियान हो, किसान सम्मेलन हो, इनके माध्यम से पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के भारत बंद आंदोलन को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में टीआरएस किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी। टीआरएस की एमएलसी के कविता ने कहा कि हमने संसद में भी विधेयकों का विरोध किया था, हम ऐसा करना जारी रखेंगे।
दिसंबर 8 तारीख को जो हमारे सारे किसान भाइयों ने भारत बंद का जो कॉल दिया है, उसको टीआरएस पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और आगे चल के हमने सदन में भी इसका सपोर्ट करेंगे। जब तक ये बिल्स 3 वापस नहीं लिए जाएंगे, टीआरएस पार्टी ये मानती है ये किसान को नुकसान पहुंचाने वाले बिल्स है, तो ये 3 बिल को रोल बैक जब तक नहीं करेंगे तब तक टीआरएस पार्टी किसान के साथ हर एक लड़ाई में शामिल होने वाली है। पिछले बार जब सदन में ये 3 बिल लाया गया था, उस टाइम पे भी हमने इसका विरोध किया है और आगे चल के चाहे सड़क पे या सदन में जो भी कार्रवाई हमारे किसान भाई करना चाहते हैं पूरे देश भर के, टीआरएस पार्टी उनके साथ है। फिलहाल जो 8 तारीख वाली भारत बंद है उसमें टीआरएस पार्टी शामिल होगी और पूरा टीआरएस पार्टी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 दिसंबर को देश भर के किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी 8 दिसंबर को किसानों के पक्ष में भारत बंद का समर्थन करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल जी अपने हस्ताक्षर अभियान, किसान और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। वह देश के किसानों के कट्टर समर्थक रहे हैं और देश के हर कोने में किसानों के इस मुद्दे को लेकर हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। जहां एक तरफ कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है, तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी सोमवार को उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में सभाएं करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य के हर जिले में किसान यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव सोमवार को खुद कन्नौज की किसान मंडी जाएंगे और किसान यात्रा में शामिल होंगे। दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन को कई पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किसान आंदोलन पर कहा कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो देश भर के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। पवार ने कहा कि देश की खेती और अन्न उत्पादन पर ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा और पंजाब के किसानों का ही है। विशेष तौर पर गेहूँ और चावल की खेती से दुनिया के करीब 17 से 18 देशों को धान पहुंचाने का काम इन किसानों ने ही किया है। अगर पंजाब और हरियाणा के किसान रास्तों पर आ रहे हैं और इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये आंदोलन बस दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के कोने कोने में लोग किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत का सही बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहा है। किसान आंदोलन अनेकता में एकता की रचना कर रहा है। ये असहमति की चिंगारी है जो कि एक आंदोलन में दूसरे देश को एक कर देती है, जिसमें सभी जाति, रंग और नस्ल के लोग एक साथ हो जाते हैं। किसान की ये हुंकार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि कैसे इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे लोगों का शिकार नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। हम इसे लिखकर भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की राज्य सरकारें और विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि देश का किसान इन कानूनों के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि देश के किसान कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि देश की शांति खतरे में पड़े। उन्होंने कहा कि इस कानून ने किसानों को आज़ादी दी है। के माध्यम से किसान को आज़ादी मिली है। इतने साल तक हमारे किसान संघ और ये हमेशा आंदोलन करते आए कि किसान को सही मूल्य मिले, किसान को आज़ादी मिले। तो अब पहली बार जब मिली है तो फिर इसका विरोध करना, मैं सोचता हूँ कि आम किसान के लिए जो वास्तव में खेत के अंदर बैठा है, जिस किसान को आज भी वो आधे पानी के अंदर खड़ा है
उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहता है कि मेरी इनकम कैसे बढ़े किसान। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर किसानों को विचार करना चाहिए। और राजनीति के उधर बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में विजेंदर सिंह सिंघू बॉर्डर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसान की मांग सरकार नहीं मानती है और खेती से जुड़े काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वह अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस कर देंगे। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भैया हम किसानों के सपोर्ट और समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। जो उनका मूल्य हमारे ऊपर था, पंजाब में हमने ट्रेनिंग की, हमने वहाँ का दाना पानी, हमने रोटी खाई है वहाँ की। तो लेकिन हमारे जब किसान भाई इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं तो हरियाणा एक छोटा भाई होने के नाते यहाँ मैं आया हूँ। वो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी और भी मेरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट आपको पता है किसकी है, तो उनका नुकसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना मैसेज दिया है कि भैया हम आपके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आज आपने एक ऐलान भी किया है कि अपना जो अवार्ड है वो वापसी कर देंगे यदि सरकार मांगे नहीं मानती किसानों की। जी बिल्कुल, मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी, सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। ये सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है, ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट है, एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है। वो पूरा पंजाब हरियाणा की चरखी दादरी में किसान आंदोलन के बीच दंगल गर्ल एवं भाजपा की नेता बबीता फोगाट सरकार के पक्ष में खुलकर बोलीं। कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कृषि अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। समय आने पर कृषि अध्यादेशों का किसानों को फायदा ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का भला चाहती है, इसलिए वार्ता द्वारा समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीए कानून की तरह किसानों में भ्रम फैलाया गया है। बबीता फोगाट ने दादरी के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि वह राजनीतिक चमकाने के लिए ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक सोमवीर सांगवान ने विधानसभा में कृषि कानूनों का समर्थन किया, मगर अब दोगली बात कर रहे हैं। बबीता ने कहा है कि जो किसानों के लिए जायज़ है वो उनका समर्थन कर रही हैं। कृषि मंत्री जी और सरकार बातचीत कर रही है और कोई ना कोई इसका हल निकाल के जरूर देंगे और किसानों से बातचीत भी चल रही है। उनकी जो भी समस्या है उन्होंने सरकार के समक्ष रखी है और सरकार भी उसकी सुनवाई कर रही है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कि किसानों का बुरा चाहती है। और किसान जो बीजेपी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो किसानों का भला चाहती है और जिस तरह से जिस किसान देश भर में कृषि कानूनों का विरोध जारी है, तो वहीं फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में जिले के 2 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 के पार्षद रामचंद्र सहनाल और वार्ड नंबर 12 के पार्षद रामदास टिब्बी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जानकारी के मुताबिक लगातार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान धरने में शामिल हैं और दोनों पार्षद फतेहाबाद के डीसी को अपना त्यागपत्र भेज चुके हैं। अपने इस्तीफे में दोनों पार्षदों ने लिखा है कि 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। वे किसानों के लिए एक डेथ वारंट है और इसके विरोध में वह अपने पद से इस्तीफा देते हैं। इसके बाद पार्षद रामचंद्र सहनाल ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। आपने जिला परिषद से इस्तीफा दिया, क्या कारण रहा है? ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, मोदी सरकार ने खेती विरोधी कानून जो पास कर दिए, बना दिए हैं और पिछले 4 माह से पंजाब के लोग लड़ रहे हैं। आज पूरा देश बैठा है, पूरे दिल्ली को घेर कर है, जिसमें हम लोग सारे शामिल हैं। ये पूरी तरह लोकतंत्र पर हमला है और ये जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इतने बड़े जनतंत्र की बात नहीं सुन रहे। इसलिए हमें उन लोगों ने ही जनप्रतिनिधि के तौर पे चुन के यहाँ पर भेजा है। हम उन लोगों के साथ हैं। हमारी पूरी जिला परिषद यहाँ शामिल हो रही है, पूर्व जिला परिषद भी लोग, सरपंच एक्स सरपंच भी शामिल हो रहे हैं। और हमने इसलिए फैसला किया है कि ये बड़ा दुख है कि जो मोदी सरकार कहती थी कि किसानों की आमदन दुगनी करूंगी और जनता की सेवा करूंगी, लेकिन ये बिल्कुल बड़े कारपोरेट घरानों के हक में फैसले किए जा रहे हैं। आम जनता की सुनवाई नहीं की जा रही।
उनकी लूट करवाई जा रही है। इसलिए हम अपने जिला परिषद के वार्ड नंबर 12 के पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। डीसी और सीओ जिला परिषद को हमने मेल द्वारा अपना त्याग पत्र भेज दिया है और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यूपी के अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि धरती के पुत्रों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखना चाहिए। मोदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और जो कहा है वो पूरा करेंगे। अगर किसानों को सम्मान निधि दी है, पीएम मोदी के रहते कोई भी किसान अपमानित नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि देश भर में कृषि कानूनों का विरोध जारी है, किसान सड़क पर है। इस बीच सरकार और किसान के बीच कई चरणों में बैठक हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये आंदोलन जारी है। पुत्रों को भरोसा करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी जी वो हैं किसी के साथ भेद नहीं करेंगे और किसी के बारे में जो कहा है उसको वो पूरा करेंगे। इसलिए किसानों के हित में निर्णय होगा, किसानों के मान सम्मान का निर्णय होगा। अगर किसान को सम्मान निधि दी है तो नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई किसान अपमानित नहीं हो सकता। किसान को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए और 2023 तक हमें तो किसान की आय दुगनी करना है। जो व्यक्ति किसान की आय दुगनी कर कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में ट्रक की आपको बता दें कि ओर से कुचल जाने से जान गंवा चुके मानसा जिले के 40 वर्षीय किसान धन्ना सिंह की अंतिम अरदास के मौके पर विशाल श्रद्धांजलि समागम यहां पर आयोजित किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र हुजूरी में आयोजित श्रद्धांजलि समागम में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला के साथ पारिवारिक सदस्यों और किसान नेताओं के साथ ही राजनीतिक दल के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विजेंद्र ने अपनी ओर से कहा है कि इस मौके पर परिवार को 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया और लोगों से परिवार को हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਮੰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ कृषि कानून संघर्ष में जिला बरनाल से अभी तक 4 किसानों की मौत हो चुकी है, जिन्हें किसान जत्थेबंदियों ने शहीद का दर्जा दिया है। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन पंजाब मीत प्रधान मनवीर सिंह ने कहा है कि अभी तो बहुत सी कुर्बानियां बाकी हैं। पिछले दिनों संघर्ष की तैयारियों में किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उनकी अंतिम अरदास में आज विशाल शहीद श्रद्धांजलि समागम रखा गया, जिसमें तकरीबन 12 किसान जत्थेबंदियों ने भाग लिया और शहीद किसान के परिवार को जत्थेबंदियों की तरफ से सम्मानित किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से चेक भी वितरित किया गया। देखो जदों कोई संग्राम ਚੱਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਹੈ 24 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। नड्डा ने देहरादून में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत में जारी कोरोना वायरस के हालात की तुलना उन्होंने की। नड्डा ने कहा और दावा किया कि कोरोना के मुद्दे पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव हार गए। इसके अलावा उन्होंने देश में लॉकडाउन के फैसले पर भी चर्चा की। नड्डा ने कहा कि अमेरिका का चुनाव भी तो कोरोना को सही तरीके से और गलत तरीके से संभाले जाने पर हो गया। ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ गई, राष्ट्रपति का पद खोना पड़ गया। तो वहीं इस दौरान नड्डा ने अमेरिका की महामारी के दौरान तय की गई नीतियों पर भी सवाल उठाए। नड्डा ने कहा कि आज भी अमेरिका की जनता ये जानना नहीं चाहती है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएं, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप फेल हुए। और आज भी ये जानना नहीं है कि जान जरूरी है या जहान, आज भी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा या अर्थव्यवस्था का मुद्दा पहले है। यहाँ पर किसान कानूनों पर कुछ भी नड्डा बोलते नजर नहीं आए। उन्होंने अमेरिका के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ही तो कोविड के मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पर हो गया। ट्रंप को सत्ता गंवानी पड़ गई, राष्ट्रपति का पद खोना पड़ गया इस कोविड मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट के विषय को लेकर के। लेकिन हमारे मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड किया, सबसे आगे खड़े होकर के लीड किया और समय पर बुलंद इरादे के साथ बुलंद फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया, बोल्ड डिसीजन लिया और 130 करोड़ की देश को बचाया। ये सही नेता और सही पार्टी के कारण होता है। आज भी अमेरिका जानता नहीं है कि जान महत्वपूर्ण था या जहान महत्वपूर्ण था। आज भी वो फैसला नहीं कर पाए कि हेल्थ इशू है कि इकोनॉमिक इशू है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है और इसलिए लॉकडाउन लगाया। और मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की व्यवस्था पता है। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास मात्र पिछले कई महीनों तक चुप्पी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से नागरिकता कानून पर बयान देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत अगले साल के जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2021 के जनवरी से सीएए कानून के तहत नागरिकता देना शुरू करेगी। मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगा। पड़ोसी देशों से आए नागरिकों को नागरिकता देने की ईमानदारी निष्ठा के साथ केंद्र ने नागरिकता संशोधन कानून को पास कराया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की घोषणा खास मायने रखती है क्योंकि ये चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर एक मुख्य मुद्दा भी बना था। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर टिप्पणी देते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल मंत्री फिरहाद हकीम की उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्य के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि TRS को 55 और बीजेपी को 48 के साथ ही AIMIM को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुस्लिम बीजेपी का उदय हुआ है, यानी वो मुस्लिम बीजेपी AIMIM को कह रहे थे। अनवर ने ट्वीट कर कहा कि हैदराबाद नगर निगम के परिणाम त्रिशंकु आए हैं। अकेले निगम परिषद बनाने में कोई भी सक्षम नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि ओवैसी की AIMIM और बीजेपी मिलकर निगम परिषद बनाए, क्योंकि दोनों वैचारिक रूप से एक ही हैं। जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है तो AIMIM के साथ क्या परेशानी है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कटारिया ने कहा कि प्रदेश में जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगा उस दिन गहलोत सरकार गिर जाएगी। राजस्थान के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आज आपको बता दें इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह सबको कैबिनेट में शामिल नहीं कर सकते, और जिस दिन वह कैबिनेट का विस्तार करेंगे उस दिन गहलोत सरकार गिर जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 19 साल से फरार चल रहे सिमी दल के सदस्य और खूंखार आतंकी अब्दुल्लाह दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 साल तक पीछा किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमवीर की टीम ने 5 दिसंबर को अब्दुल्लाह को जाकिर नगर से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दानिश प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन सिमी का सक्रिय और सबसे पुराना सदस्य है। दिल्ली में देशद्रोह और अनलॉफुल एक्टिविटी के केस में तलाश की जा रही थी। साल 2020 में दिल्ली की अदालत ने अब्दुल्लाह को भगोड़ा घोषित किया था। अब्दुल्लाह 4 साल तक सिमी के मैगजीन इस्लामिक मूवमेंट का चीफ एडिटर था। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर थाना इलाके में पूर्व पंचायत समिति सदस्य और जेडीयू नेता नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर घटना से आक्रोशित पार्टी समर्थकों और ग्रामीणों ने बेलदौर थाने के समक्ष मुख्य मार्ग पर आपको बता दें कि यहां पर जाम लगा दिया और थाने के गेट के सामने सड़क पर आगजनी करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में अपराधी बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। घटना उस समय हुई जब नरेश राम सुबह PWD पथ की बेलदौर भगवती स्थान समीप पर टहल रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार आए एक युवक वहां पर कोहरे का फायदा उठाता हुआ उन्हें गोली मारकर चला गया। नरेश राम की मौत के बाद परिजन और समर्थकों के साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और सड़क पर जाम लगाकर आगजनी की। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही आपको बता दें कि बेलदौर के SHO और SP को हटाने तक की मांग की। तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल CID द्वारा दायर चार्जशीट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का नाम षड्यंत्रकारी के रूप में लिया गया है। और इस पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बंगाल के लिए कोई नया विषय नहीं है कि कार्यकर्ताओं को के ऊपर अन्याय और अत्याचार करके, झूठे मुकदमे करके
उनको जेलों में बंद किया जाए। यहाँ तक कि बंगाल साक्षी है कि 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई है, लेकिन इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अंततः इस अन्याय के देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के आसमान छूने के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को अनुमान जताया कि पेट्रोलियम निर्यातक मुल्कों के एक संगठन के कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने को हालिया फैसले के बाद ईंधनों के दामों में स्थिरता आएगी। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने संवाददाताओं से कहा कि ओपेक ने 2 दिन पहले ही निर्णय किया है कि वह कच्चे तेल का 5 लाख बैरल उत्पादन हर रोज बढ़ाएगा और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारा अनुमान है कि ईंधनों के दाम स्थिर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में भी दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रधान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों और कुछ अन्य देशों की अंदरूनी समस्याओं के कारण पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े थे। थोड़ा अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की चुनाव और कुछ देशों की अंदरूनी समस्या के कारण ये प्राइस अभी बढ़ी थी। अभी ओपेक की निर्णय 2 दिन पहले आई है, 5 लाख बैरल पर डे फिर ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्णय किया है। इसके भी फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे थोड़ा बढ़ जाती है तेल, कच्चे तेल के दाम, यहाँ भी थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा हमारे अनुमान है। उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर के करीब 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रविवार शाम 7:05 पर महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि अब तक किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने खजराना क्षेत्र में प्रसिद्ध भगवान श्री गणेश मंदिर का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदौर के प्रसिद्ध भगवान गणेश मंदिर की पहचान देश दुनिया में है और लिहाजा खजराना इलाके का नाम बदलकर गणेश नगर का या फिर गणेश कॉलोनी होना चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने शंकर लालवानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाम बदलों की राजनीति करने वालों की बहती गंगा में सांसद शंकर लालवानी ने भी डुबकी लगाकर दावा ठोक दिया है कि खजराना का नाम बदलने के लिए जनता मांग करने के लिए आई थी। साथ ही राकेश यादव ने कटाक्ष करते हुए सांसद का नाम बदलने की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि इंदौर के सांसद का नाम शंकर लालवानी है, जो कि एक ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक होता है, जबकि इंदौर के सांसद को सभी धर्मों के मतदाताओं ने वोट दिया है। हम सभी धर्म के मतदाताओं की मांग है कि शंकर लालवानी का नाम सांसद शंकर लियाकत वदरुद्दीन जसपाल लावट लालवानी रखा जाए। आपको क्या लगता है खजराना? देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है वहाँ नामों का जो मूल नाम थे बदले गए हैं और इंदौर में भी कई कई क्षेत्रों में बात आती है इस प्रकार की कि जो वहाँ के क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र उसको वो नाम न लेते हुए दूसरा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे देश का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है और हम खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं, पर वो खजराना बीच में आ जाता है, लेकिन है तो वो गणेश नगर। और वहाँ के लोग भी हमेशा आते हैं कि इसका नाम गणेश कॉलोनी किया जाए, गणेश नगर किया जाए। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रविवार को पुण्यतिथि मनाई गई। देश भर में बाबा साहेब के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हरियाणा के रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अंबेडकर चौक पर स्थित लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते हैं। बाबा साहेब ने राष्ट्र के लिए जो सपने देखे थे, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके विचार हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। चरणों में अर्पित करते हुए और उनको बार बार नमन करता हूँ कि
बाबा साहब ने ऐसे समय में जन्म लिया, उस टाइम पूरे समाज के अंदर जात पात का बोलबाला था, गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। और उस समय उन्होंने कितने विपरीत परिस्थितियों में अच्छी शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के बल पे उन्होंने जो सभी लोगों के लिए काम किया, खासकर दलित, शोषित, वंचित जो समाज के लोग हैं उनके लिए काम किया। और उन्होंने जो संदेश दिया था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये जो नारा दिया था ये सभी जातियों के लिए दिया था। बाबा साहब एक बहुत महान आत्मा है और वो किसी एक समाज तक उनको सीमित रखना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे किसान और मजदूर सड़कों पर आने के लिए बाध्य हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना होने से स्थानीय कलाकारों के मन में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। ऐसे में फिल्म निर्देशक और निर्माता प्रकाश झा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। प्रकाश झा ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद कहा कि यहाँ मनोरंजन उद्योग के लिए पर्यावरण का निर्माण बहुत उत्साहजनक है, हम इसका समर्थन करेंगे और मुझे बहुत सारे मौके दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर सौभाग्य रहा कि महाराज जी, मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उनके जो विचार हैं वो बहुत ही दूरदर्शी विचार हैं और प्रदेश में जो एक वातावरण बन रहा है फिल्मों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसमें हम सब का सहयोग रहेगा। और यहाँ से तो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ जब तक, और जिस तरह से प्रशासन, जनता और यहाँ के कलाकारों से सहयोग मिलता रहा है, मुझे पूरी संभावनाएं दिखती हैं और मैं समझता हूँ कि ये सफल ही नहीं होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मैं बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में कई जगहों पर विवादित पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद को लेकर उकसाने वाली टिप्पणी भी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि 6 दिसंबर को भूल न जाएं। इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर आपको बता दें कि समाहरणालय गेट पर लगाए गए हैं और एसपी कार्यालय के साथ ही डीएम के दफ्तर के बाहर भी चस्पा किए गए हैं। साथ ही पूर्णिया जेल चौक के साथ ही आस्था मंदिर चौक और दरभंगा जिले के कई इलाकों में इन पोस्टरों को चस्पा किया गया है। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और इसी को लेकर पीएफआई ने बिहार के कई जिलों में ऐसे पोस्टर चिपकाए हैं। हाल ही में ईडी ने दरभंगा और पूर्णिया सहित देश के कई राज्यों में पीएफआई के ऑफिसों में छापे मारे थे और यह छापे ईडी ने सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग के मामले में लेकर ये छापेमार कार्रवाई की थी। दरभंगा में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ बयान पर आपको बता दें एक और नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जो कानून आएगा लव जिहाद पर वो बेहद सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी इसमें जोड़ने का विचार कर रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा भोपाल में थे और जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे कानून को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में इसे पेश किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमारा कानून दूसरे प्रदेश से अलग होगा और अच्छा होगा, सख्त होगा। 10 साल की सजा के बारे में आपको पता ही है। इसके अलावा संपत्ति कुर्की और पीड़िता को गुजारा भत्ता जैसे विषयों पर भी सरकार की ओर से चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है और इस कानून को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की गृह और विधि विभाग के अफसरों के साथ बैठक हो चुकी है।
यूपी के मुरादाबाद के कांठ तहसील में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल बुरखे में एक युवती खड़ी थी जिसका नाम पूछे जाने पर अपना नाम उसने पिंकी बताया। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राशिद नाम के युवक ने युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। साथ ही हंगामा होने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी प्रेमिका को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। मामले की जानकारी करना शुरू कर दिया गया है और युवती की मां ने कांठ थाने में तहरीर देकर राशिद और उसके भाई सलीम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगाया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला है देखिए, अभी हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला था कि एक देहरादून की हिंदू लड़की है और एक मुस्लिम लड़के के साथ वो धर्म परिवर्तन कर रही कांठ तहसील में। और मेरे ख्याल से सूचना ये भी है कि ये लोग कोर्ट मैरिज भी यहाँ कर रहे थे। अच्छा, कांठ तहसील में? हाँ, तो तत्काल से जैसा हमें पता चला, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी। वो आए, ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टीवाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा है। थाना क्षेत्र कांठ में बिजनौर निवासी एक महिला द्वारा यह इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी पुत्री को धर्म परिवर्तन करके विवाह कराया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत 2 सगे भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही विधिक रूप से इसकी विवेचना की जा रही है। जनपद हापुड़ के धौलाना उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर साइकिल पर सवार होते हुए विद्युत कर्मियों के साथ गांव ककराना में 1 लाख से अधिक बिजली बिल बकायेदारों के घर पर जाकर दस्तक दी। साथ ही बिजली विभाग द्वारा साइकिल से पेट्रोलिंग करते हुए गाँव में पहुँचने से बिजली बिल के बकायेदारों में हड़कंप मच गया। साथ ही बिल बकायेदारों के घर पहुंचे विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र यादव के द्वारा विद्युत बिल बकायेदारों से जमा न होने के कारणों का फीडबैक लिया गया और इसके साथ ही उनके द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं को नियमित समय पर बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजली बिल बकायेदारों ने अधिकारियों को जल्द ही बिल बकाया जमा करने का भरोसा भी दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का आह्वान था कि साइकिल से हम लोग 11 kV फीडरों की पेट्रोलिंग करेंगे तथा जो 1 लाख से ऊपर के 50,000 से ऊपर के जो बकायेदार हैं उनके घरों पे दस्तक देंगे। ठीक, उनसे उनका ओपिनियन लेंगे कि क्यों बिल नहीं जमा हो पा रहा है और उनसे पूरा बिल जमा करवाने का प्रयास करा जाएगा, जिसके तहत आज हमने गांव ककराना और फीडर ककराना की पेट्रोलिंग किया और गांव ककराना में 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों के यहाँ गए। मौके से उनका बिल सही करवाया गया और उन्होंने सोमवार तक। पटियाला में पीटीआई बेरोजगार कर्मचारी रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टेट पास शिक्षक बारांदरी पार्क में इकट्ठा हुए और मोती महल को घेराबंदी कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। साथ ही आपको बता दें, बेरोजगार शिक्षक मोती महल के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। बेरोजगार शिक्षक और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी शिक्षक वहीं पर धरने पर बैठ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी बेरोजगार शिक्षक कुछ समय के लिए तैयार हुए। मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने शिरकत की और नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उनका धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान राम नरेश अग्निहोत्री ने मौजूदा नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया और जीवन में अच्छे से अच्छा काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें और अच्छे से कार्य का निर्वहन करें। इस कार्यक्रम के दौरान मैनपुरी जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय प्रयास के बाद 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती का मामला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया था, वहाँ सरकार ने पैरवी की थी और आज द्वितीय चरण में हमारे
सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में नए शिक्षकों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, नियुक्ति प्रमाण पत्र। बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं सभी नए चयनित शिक्षकों की भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, जो भी हमने अभी तक मेहनत करी थी उसका आज फल मिला है। और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलूँगी। उसके बाद जो भी मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और आगे जो भी स्कूल मुझे मिलेगा। और उधर पंजाब के मुक्तसर में पुलिस ने आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल श्री मुक्तसर साहिब के मलोट रोड पर टैक्सी स्टैंड के पास एक महिला ने श्री गुटका साहब की बेअदबी की, जिसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब के मैनेजर सुमेर सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक गुटका साहिब की बेअदबी हुई है और हमने जाकर देखा तो मामला सही पाया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टैक्सी स्टैंड ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਰ? 4 ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕੁਝ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? उधर यूपी के अयोध्या में एक बड़ी घटना होते होते टल गई। आपको बता दें कि जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर वहां से लेकर गया और दुष्कर्म की नीयत से अपहरण की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अपहरण करने वाले युवक की पहचान प्रदीप दुबे निवासी आलापुर थाना महाराजगंज के रूप में हुई है। हालांकि युवक पर अश्लील हरकतों के साथ ही अपहरण करने की कोशिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हम लोग तो गांव में थे, लेकिन यह है कि इनका पूरा परिवार वहीं बगल में जो है आलू खेत में बांस गाड़ रहा था और ये कुछ दूरी पर लड़की जो है जा कर के बेथुआ खोदने गई थी और बेथुआ खोदते वक्त 2 लड़कियां थी, एक छोटी थी उनके दौरान की और ये लड़की थी। उसके बाद फिर ये गए वहाँ और इस बच्ची को बुलाए खेत से और उनको टॉफ़ी खिलाए, पता नहीं कैसे, और टॉफ़ी खा करके साइकिल बैठा लिए। तो गुहार लगाई वो छोटी लड़की। तब हम लोग जो है फिर गुहार जब लिए हम लोग भागे तो पूरे जो है केरा जो ताला जो बन है उसमें 20-25 लोग जब अंदर घुसे तो ये गन्ने खेत से जो है ये बाहर जो निकल रहे थे तो हम लोग इनको पकड़ पाए। तब खेत में 10 वर्ष की एक बच्ची अपनी सहेली के साथ काम कर रही थी। वहीं पर प्रदीप दुबे जो 40 वर्ष का है, वह थाना महाराजगंज का एमी आलापुर गांव का रहने वाला है, गुटखा बेचने काम करता। वह जा रहा था उधर से, उसने बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर छेड़छाड़ करने के इरादे से ले जाने लगा और इस बात पर तुरंत सहेली ने शोर मचाया, जिससे गांव वाले आ गए और युवक को पकड़ लिया। पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। उनकी तहरीर पर यूपी में हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद भी मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। झांसी में हर्ष फायरिंग का मामला उस वक्त सामने आया जब पूछ थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में एक बुजुर्ग ने हर्ष फायरिंग कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को सीधे तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से हर्ष फायरिंग की जा रही है और एक शादी समारोह आयोजित किया गया था जिसमें ये हर्ष फायरिंग की जा रही है। वायरल हुए वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और मामले में कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया है, थाना पूंछ का बताया जा रहा है, जिसमें 20 तारीख को किसी विवाह समारोह में एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना की गई है। इसको पुलिस ने तत्काल गंभीरता से संज्ञान में लिया है और जांच की जा रही है। जानकारी मिलते ही संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के, नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद में एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और पहली पत्नी और उसके पुत्र के साथ फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी पति और उसके पुत्र की तलाश में जुटी।
पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के रमेश नगर की है, जहां पर देर रात पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये प्रकरण थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दिया है और उसको दरवाजे के अंदर बंद करके भाग गया है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे तत्परता से पहुंची है और जो जानकारी मिली, यूपी के बदायूं में विलसी थाना क्षेत्र के गांव परोली में एक सिरफिरा युवक अपनी पत्नी को मायके से बुलाने की मांग पर अड़ गया और टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवक को लाख समझाइश दी, लेकिन आपको बता दें कि ये सिरफिरा युवक मानने को तैयार नहीं हुआ। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज़ पर।